गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू थर्ड क्लास। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में आपने सीखा था सेल्स। सेल्स होती है दो टाइप की, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। अगर आप सामान बेच रहे हो फॉर कैश, पैसा आ गया, दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स। और अगर आप सामान बेच रहे हो उधार पे, पैसे नहीं आए, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। और जिस पर्सन को हमने उधार पे सामान बेचा उसे क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? डेटर, राइट। और आपको बताया था मैंने, डेटर हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? डेटर हमारे लिए एक एसेट होता है। रीजन, उससे हमें कल को पैसे आने हैं, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद पैसा आएगा, करेक्ट। फिर हमने सीखा था परचेजेस। परचेजेस मतलब गुड्स को खरीदना। वो भी दो टाइप की होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अगर आप सामान खरीदते हो और पेमेंट कर देते हो उसी टाइम, तो दैट इज कॉल्ड कैश परचेज। अगर आप सामान खरीदते हो और पेमेंट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज, उधार पे सामान खरीदा। और जिस पर्सन से हम उधार पे सामान खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट या लाइबिलिटी। क्रेडिटर हमारे लिए है लाइबिलिटी। रीजन, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उसको पेमेंट करनी है, हमारे सर पे उधार है, पैसे देने हैं, इसीलिए लाइबिलिटी, राइट। तो अब आगे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए एग्जाम्पल, गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ, गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, परचेस्ड मशीनरी, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी फॉर कैश। मशीनरी मतलब फैक्ट्री में मशीन्स लगती है जहां पे हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप मशीनरी खरीदोगे उसके लिए। तो इससे क्या होगा? मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी बढ़ गई, और मशीनरी होती है एक एसेट, कल को बेच भी सकते हो, तो मशीनरी हो गई इंक्रीज। और जब मशीनरी खरीदोगे तो कैश तो गया, तो कैश हो गया डिक्रीज, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो फर्नीचर तो हो गया इंक्रीज, एक एसेट आ गया हमारे पास, कल को बेच भी सकते हो। उधार पे खरीदे तो पैसे तो गए नहीं, ठीक है, तो उधार आ गया हमारे ऊपर। फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो पैसा आना है या देने हैं? पैसे तो देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज। और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? उस लाइबिलिटी को बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। वैसे तो आप इसको सप्लायर भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आपके स्कूल टीचर्स बोलें, क्योंकि जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, फर्नीचर, मशीनरी, तो उसके लिए उधार पे यूज करते हैं सप्लायर, ठीक है। और जब आप गुड्स खरीदते हो, नॉर्मल गुड्स जो हमारा काम है, उसके लिए हम बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो अगर आपकी मैम कहती है सप्लायर लिखो तो सप्लायर लिख देना, कोई टेंशन नहीं। तो यहां तक तो सिंपल था। अब करते हैं आज का नया पॉइंट, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूं। अब आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। रेंट पेड ₹20,000। तो जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो वो जगह आपने ली रेंट पे, ठीक है, और एक हफ्ते के बाद आपने उसका रेंट पे किया, तो रेंट पे 20,000। अब सोचो इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे। अगर आपने रेंट पे किया तो ये तो कैश तो डिक्रीज होगा, ये तो पक्का है, ठीक है, कैश डिक्रीज। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? कुछ बच्चों को लगेगा कि सर प्रॉपर्टी हो गई इंक्रीज,
बट एक बात बताओ, जो जगह आपने रेंट पे ली है, क्या रेंट पे करने से वो जगह आपकी हो गई? नहीं ना। तो प्रॉपर्टी तो इंक्रीज लिख नहीं सकते, क्योंकि ये जगह आपके नाम पे तो है नहीं, आपका एसेट तो है नहीं, तो प्रॉपर्टी तो इंक्रीज नहीं होगी। कुछ और सोचो। कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि सर लाइबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, बट क्या आपने उस पर्सन से, जो लैंडलॉर्ड है, क्या आपने कोई उधार लिया है जो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई? उधार तो लिया ही नहीं था। एक और एग्जांपल, मान लो आप कहीं पे ट्यूशन लगाते हो और उनकी फीस पे करते हो, तो क्या आप कोई उधार खत्म कर रहे हो अपना? आप तो एजुकेशन ले रहे हो और उनको आप अपने चार्जेस दे रहे हो। फीस आपके लिए एक एक्सपेंस है, इनफैक्ट आपके डैड के लिए एक खर्चा हो रहा है बस, राइट? इन रिटर्न आपको एजुकेशन मिल रही है, तो उधार तो कोई खत्म नहीं हुआ, तो लाइबिलिटी भी नहीं आएगी। और कुछ सोचो। इसमें आएगा कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, आई नो काफी बच्चों का डाउट आएगा, बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा। कैश तो आपको समझ आ गया होगा कि पक्का डिक्रीज होगा। अब सर ये कैपिटल क्यों डिक्रीज हुई? एक बात बताओ, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, वो आपकी कैपिटल थी, ठीक है? उसमें से अगर आप कुछ पे कर दोगे, कुछ खर्चा कर दोगे, तो वो कैपिटल कम नहीं हो गई, इसलिए कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, बट डाउट अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि खर्चे तो सर हमने पहले भी करे हैं, पहले तो डिक्रीज नहीं हुई, आज कैसे डिक्रीज हुई? तो अब देखना है यहाँ पे ध्यान से। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश है 10 लाख, ठीक है, और आपके पास गुड्स हैं 5 लाख के। आपके पापा ने 10 लाख का कैश दिया और 5 लाख के गुड्स दिए, तो आप बताओ आपके पास टोटल कैपिटल, टोटल जमा पूंजी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15 लाख मिला के 15 लाख की आपकी कैपिटल है, ये तो मानते हो, राइट? अब मान लो इसमें से 2 लाख के आपने गुड्स और खरीद लिए, तो पहला पॉइंट है आज का, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आप 2 लाख के गुड्स खरीदते हो तो आपको पता है क्या होता है? 2 लाख कैश में से माइनस और गुड्स में प्लस। ध्यान से देखना, कैश कितना हो गया? 8 लाख, गुड्स कितने हो गए? 7 लाख। दोनों को मिलाओ, कैपिटल कितनी है? 8 + 7 15 लाख। क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं। पॉइंट क्या है मेरा? अगर आप कैश के बदले कोई और एसेट खरीद रहे हो, कैश के बदले कोई और एसेट खरीद रहे हो, तो कैपिटल में नो चेंज। रीजन, अगर मेरा कैश गया तो उसके बदले कुछ और आ गया जिसकी वैल्यू है, जिसे मैं कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। पॉइंट क्या है? अगर कैश गया तो उसके बदले कोई और चीज आ गई जिसकी सेम वैल्यू है, तो कैपिटल में नो चेंज, राइट? मेरी जमा पूंजी तो अभी भी 15 लाख की है। अब सुनना आगे, आपके पास कैश था और गुड्स थे, ठीक है, 15 लाख टोटल थे। मान लो 1 लाख आपने रेंट पे कर दिया, 1 लाख का, तो बेसिकली हुआ क्या? कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। क्या कोई चीज आई उसके बदले? कुछ आया ही नहीं। क्या वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई? 1 लाख में तो वो प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं, सिर्फ रेंट गए हैं, मंथली रेंट, तो प्रॉपर्टी तो कोई आई नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कैश बचा 9 लाख, गुड्स कितने बचे? 5 लाख। टोटल कैपिटल चेक करो, 9 + 5 कितना होता है? 14 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे आपने कुछ खर्चा किया है जिसके बदले कुछ आया नहीं, बस आपको सर्विस मिल रही है 1 महीने के लिए वो जगह आपकी, बट क्या उसके बदले कुछ आया? नहीं, तो कैपिटल अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो जिसके बदले कुछ नहीं आ रहा, तो कैपिटल तो कम होगी ही होगी, क्योंकि आपका जो ओवरऑल पैसा है वो कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आपके घर से एग्जांपल दूं। सपोज, चलो इसको नहीं हटाते, ये आप लिख लेना। सपोज आपकी मम्मी के पास 10 लाख रुपीज है, सपोज 10 लाख रुपीज, ठीक है, आपके पास नहीं, मम्मी के पास। और मान लो इसमें से 6 लाख का उन्होंने गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, 6 लाख का गोल्ड खरीद लिया, तो आज उनके पास कैश कितना बचेगा? कैश बचेगा 4 लाख, क्योंकि 6 लाख तो गए, और गोल्ड कितना आ गया? गोल्ड आ गया 6 लाख का। टोटल कैपिटल कितनी है आज उनके पास? 10 लाख। रीजन, अगर एक चीज गई है तो दूसरी आ भी तो गई, तो टोटल कैपिटल 10 लाख, राइट? एक और एग्जांपल, सपोज आपकी मम्मी के पास फिर से 10 लाख है, ठीक है,
इस बार इन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा, इस बार इन्होंने एक यूएसए का ट्रिप प्लान किया और पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे चली गई आप लोगों को लेके, और 6 लाख का खर्चा हो गया। ठीक है, मान लो अच्छा खासा ट्रिप था, 6 लाख का खर्चा हो गया, तो कैश कितना बचा अब घर में? 4 लाख। तो जो ट्रिप किया, क्या उसके बदले कुछ आया? ठीक है, यादें आई, ठीक है, मेमोरीज बन गई, पिक्स आ गई आप लोगों की, इंस्टाग्राम पे डल भी गई, बट क्या कुछ वैल्यू आई? नहीं आई। तो कैश बचा 6 लाख, कैपिटल कितनी बची? सॉरी, कैश बचा 4 लाख, तो कैपिटल कितनी बची? 4 लाख। पॉइंट क्या है, जब आपकी मम्मी ने यूएसए का ट्रिप किया तो पैसे तो गए बट कुछ आया नहीं उसके बदले, तो कैपिटल तो अपने आप कम हो जाएगी ना, जो उनकी जमा पूंजी है वो अपने आप कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर आपके डैड पैसों के बदले कार खरीद रहे हैं तो एक चीज गई और एक आ गई, कैपिटल में नो चेंज। बट अगर आपके डैड कोई और खर्चा कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन मिल रही है, आई अंडरस्टैंड, उसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट थोड़ा लॉजिकली सोचो, पैसे तो गए ना, कुछ आया थोड़ी उनके पास वैल्यू, तो उनका खर्चा है, तो आपकी मूवीज पे, आपके रेंट पे जो भी खर्चे उनके हो रहे हैं उससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। क्लियर? अब लिख लीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 4, टेलीफोन चार्जेस पेड। आपकी शॉप पे टेलीफोन था, ठीक है, और आपने उसके चार्जेस पे किए, मान लो 1000 रुपीज का बिल आया और वो पे किए, तो सोचो दो इम्पैक्ट क्या होंगे। एक तो कैश गया, कैश हो गया डिक्रीज, और दूसरा क्या होगा, अब तो समझ गए होगे, कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, मान लो बिजनेस में 5 लाख थे, उसमें से 1000 कम हो गए, राइट? कुछ आया थोड़ी इसके बदले, ठीक है, कोई एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं आपका, तो आपने चार्जेस पे करे तो कैश गया और कैपिटल गई। जब आप लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं एंड 500 रुपीज का बिल पे करते हो तो कैश कम हो जाता है और कैपिटल कम हो जाती है। फोन तो अलग से एसेट है ना, जो उसके चार्जेस पे कर रहे हो उसमें थोड़ी कुछ आया, बस सर्विस आई। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन कैश। अब मान लो आपने अपनी जगह रेंट पे दी हुई थी और आपको अब किराया मिला, रेंट मिला, तो दो बातें क्या होंगी, कैश बढ़ जाएगा, और दूसरा आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो कैश आ गया और साथ ही साथ जो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ गई, कुछ पैसे उसमें ऐड हो गए। तो आप देख पा रहे हो, कोई खर्चा हो रहा है तो कैपिटल कम हो रही है, कोई इनकम हो रही है तो कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए नोट लिख लीजिए, इसके नीचे लिखो नोट, एनी एक्सपेंस reduces the capital, any expense reduces the capital, full stop. Any income increases the capital, any income increases the capital. तो एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है जब कोई खर्चा होता है, और जब कोई इनकम होती है कैपिटल बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, commission received by check। अब ये कमीशन क्या होती है, जब आप कोई काम करवाते हो तो आपको उसमें कमीशन मिलती है इन रिटर्न। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, जब वो कोई डील करवाते हैं तो उनको कमीशन मिलती है। वैसे ही मान लो बिजनेस में कोई डील करवाई और कमीशन मिली, तो अब क्या होगा, कमीशन मिली चेक से, तो कैश नहीं आया, पैसे कहां पे आएंगे, बैंक में, तो बैंक बैलेंस हो गया इंक्रीज। ठीक है, और देखा जाए तो इनकम हो गई ये भी आपके लिए, तो कैपिटल हो गई इंक्रीज। सो बेसिकली बैंक बैलेंस इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। कोई खर्चा होगा तो कैपिटल माइनस, इनकम होगी तो कैपिटल प्लस। ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, started business with cash, started business with cash 20 lakhs, 20 lakhs and goods 5 lakhs, 5 lakhs. Started business with cash 20 lakhs and goods 5 lakhs. Second point, deposited 3 lakhs into bank. Deposited 3 lakhs into bank. Third point, purchased furniture on credit worth 2 lakhs. Purchase furniture on credit worth 2 lakhs. Next, paid rent 1 lakh. Paid rent 1 lakh. Last point, goods costing 2 lakhs sold for 3 lakhs. Goods costing 2 lakhs sold for 3 lakhs. ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर अब स्टार्ट करते हैं, साथ में करेंगे ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, पेज के बीच में अकाउंटिंग इक्वेशन। और क्या होती है अकाउंट्स की इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में ज्यादा स्पेस, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में थोड़ी कम स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20 lakhs एंड गुड्स 5 lakhs। अभी तक ना बिजनेस स्टार्ट करे थे विद कैश, अब कर रहे हैं कैश एंड गुड्स दोनों के साथ, मतलब पापा ने कैश भी दिया और गुड्स भी दिए। तो सबसे पहले तो कैश आ गया 20 lakhs पॉजिटिव प्लस, और गुड्स कितने आ गए? गुड्स आ गए 5 lakhs। तो बेसिकली टोटल कैपिटल, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो कितनी हो गई? 25 lakhs। ठीक है, दोनों एक साथ आ गए, पापा ने 25 lakhs का सामान दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 lakhs। इसमें से 3 लाख बैंक में डाल दिए, तो कैश हो गया माइनस, और बैंक बैलेंस जो कि एक एसेट है वो हो गया प्लस। तो बेसिकली अगर एक चीज कम हुई तो दूसरी बढ़ भी गई, तो कैपिटल में नो चेंज। ठीक है, कैश कम हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बात तो एक ही है। तो ये हो गया 17 lakhs, ये हो गया 5 lakhs, 3 lakhs और सब मिला के 25 lakhs। तो साइड भी कितना है? 25 lakhs। क्लियर? टोटल देख लो, मैच हो रहा है। करें आगे। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट 2 lakhs। तो फर्नीचर आपका एसेट है, तो एक तो एसेट आ गया आपका, 2 lakhs का फर्नीचर आ गया। लेकिन इस बार जो फर्नीचर खरीदा है कैश पे नहीं खरीदा, कैश नहीं गया, उधार पे खरीदा है। उधार मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में कॉलम आ जाएगा सप्लायर फॉर फर्नीचर। मैंने आपको अभी समझाया था, आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो, इतना भी गलत नहीं है, बट काफ़ी टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि फर्नीचर मशीनरी के लिए सप्लायर लिखो,
और गुड्स के लिए क्रेडिटर लिखो, ठीक है, तो वो अपनी जगह ठीक है, तो ये भी एक ठीक वर्ड है। अगर आपकी मैम कहती है कि नहीं क्रेडिटर लिखो तो वही लिख लेना, दोनों ठीक है, कंपैरेटिवली ये बेटर है, ठीक है। तो 2 लाख का फर्नीचर आ गया और 2 लाख का उधार आ गया, आएगा लाइबिलिटी में ही, चाहे वो क्रेडिटर हो या सप्लायर हो, आएगा तो इसी में। न्यू इक्वेशन 17 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू के उस साइड 2 lakhs प्लस 25 lakhs। टोटल चेक कर लें, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27, और उस साइड कितना है 27, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, रेंट पे किया 1 लाख का, तो कैश माइनस हो गया, और अब आपके लिए खर्चा है कैपिटल माइनस हो गई, क्योंकि जब आपने रेंट पे किया तो उसके बदले कुछ आया नहीं, ना गुड्स आए ना बैंक में पैसे बढ़े, कुछ भी नहीं हुआ, तो कैपिटल अपने आप कम हो जाएगी आपकी, राइट। तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, तो न्यू इक्वेशन बन रही है 16 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू के उस साइड 2 lakhs प्लस 24 lakhs, ठीक है। लास्ट पॉइंट और इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs सोल्ड फॉर 3 lakhs, 2 लाख के गुड्स 3 लाख में बेचे। अब सुनना ध्यान से, अब तक हम क्या कर रहे थे कि 2 लाख के गुड्स 2 लाख में बेचे, 1 लाख के गुड्स 1 लाख में बेचे, बट बिजनेस में क्या कभी ये पॉसिबल है? अगर आप 2 लाख के गुड्स 2 लाख में बेचोगे तो कमाओगे क्या? अभी तक तो मैं बेसिक सिखा रहा था, अब प्रैक्टिकल लाइफ में बात हो रही है। 2 लाख के गुड्स ऑब्वियसली हम 3-4 लाख में ही बेचेंगे, ठीक है। तो 2 लाख के गुड्स हमने बेचे, तो गुड्स तो माइनस हो गए 2 लाख, ये तो पक्का है, क्योंकि गुड्स तो गए 2 लाख के, ठीक है, बट कैश कितना आया 3 लाख, कैश आ गया 3 लाख। अगर आप 2 लाख के गुड्स 3 लाख में बेच रहे हो तो 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हो गया आपको, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। ऐसा क्यों? इसको अभी प्रूव करता हूं। 2 लाख के गुड्स 3 लाख में बेचे तो 1 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखते जाओ, इसको प्रूव भी करता हूं मैं अभी। 16 प्लस 3 19 lakhs, 19 प्लस 3 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू के उस साइड 2 lakhs एंड प्लस 25 lakhs। एक बार चेक कर लो कि इक्वल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फुल मार्क्स मिले कि नहीं मिले। 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27 lakhs, तो इस साइड तो हो गया 27 और उस साइड 25 प्लस 2 27 lakhs। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ठीक है, करेक्ट। अप्रूव करें कि सर ये 1 लाख वहां क्यों आया, सर ये समझ नहीं आया, तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कैश है 10 लाख का और गुड्स हैं 5 लाख के, कैपिटल कितनी है 15 lakhs, करेक्ट। सपोज आपने 2 लाख के गुड्स बेचे और 2 लाख रुपए कैश आया, मतलब गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs सोल्ड फॉर 2 lakhs, 2 लाख के गुड्स 2 लाख में बेचे, तो अब क्या होगा? गुड्स माइनस हो जाएंगे और कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है। चेक करें कैश कितना हो गया 12 lakhs और गुड्स 3 लाख, दोनों मिला के देखो कैपिटल कितनी होगी अब 12 प्लस 3 15 lakhs। मतलब पॉइंट क्या हुआ? अगर आप 2 लाख के गुड्स 2 लाख में बेचते हो तो आपने कुछ कमाया नहीं एक्स्ट्रा, तो कैपिटल तो उतनी की उतनी रही, राइट। अब मान लो 2 लाख के गुड्स 3 लाख में बेचे, तो गुड्स तो गए 2 लाख के, गुड्स तो गए, लेकिन कैश कितना आया 3 लाख। अब चेक करें कैपिटल, ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 3, कैश हो गया 13 और गुड्स हो गए 3 लाख के, तो 13 प्लस 3 कितना होता है 16 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखो
2 लाख के गुड्स 3 लाख में बेचे तो 1 लाख का प्रॉफिट तो कमा लिया ना। इसका रीजन क्या है, जो आपका सामान गया वो कितने का था, 2 लाख। जो कैश आया वो कितना था, 3 lakhs। 2 लाख का गया, 3 लाख आया, 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं आ गया जो प्रॉफिट कमा लिया, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 लाख का सामान जा रहा है, 3 लाख आ रहे हैं, तो 1 लाख की जो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा। क्लियर? तो ये आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो आपको ट्राई करना। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। अभी तक आप एंड का बैलेंस चेक कर रहे हो और वो इक्वल आ रहा है। आप कभी भी चेक कर सकते हो बीच में, और वो कैसे चेक कर सकते हो, यहां देखो। जैसे मान लो आपने सेकंड पॉइंट किया था, 3 lakhs आपने बैंक में डाले, ठीक है, तो यहां पे -3 लाख है और +3 लाख है। -3 लाख और +3 लाख मैथ्स में क्या होता है, 0, और इज इक्वल टू के उस साइड क्या है, 0। ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट को देखो, -3 लाख +3 लाख 0, और इज इक्वल टू के उस साइड 0, मतलब ये इक्वल है, तो चांसेस पूरे हैं कि आपने ठीक किया है। दूसरा, यहां देखो थर्ड पॉइंट, इधर है +2 और उस साइड क्या है, इज इक्वल टू के उस साइड भी क्या है, +2, ये भी इक्वल है। मतलब हर एक पॉइंट इक्वल होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहां देखो फोर्थ पॉइंट, इज इक्वल टू के इस साइड क्या है, -1 लाख, और तो कुछ नहीं है, और इज इक्वल टू के उस साइड क्या है, -1 लाख, है ना इक्वल। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट था, यहां पे +3 लाख -2 लाख, मैथ्स में ये क्या होता है, +1 लाख, और इज इक्वल टू के उस साइड क्या है, +1 लाख। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप लोग एग्जाम्पल 6 लिखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, started business with cash 1 lakh, comma goods 50,000, 50, and bank balance 30,000, and bank balance 30,000, 30. Second point, purchased goods on credit from Suresh for 20,000, 20. Third point, received commission by check 10,000, 10. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, sold goods costing 40,000 for 30,000, 30,000। ध्यान से लिखना, sold goods costing 40,000 for 30,000, मार्क करो, इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, पेमेंट made to Suresh, ठीक है, लिख लिया। नाउ आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को पॉज कर दो, ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद आप टैली करना। ठीक है, स्टार्ट। तो चलो अब आप लोग टैली कर लो। सबसे पहले ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर लिखना। एसेट्स
इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में ज्यादा स्पेस, लाइबिलिटी एंड कैपिटल में कम स्पेस। ठीक है। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया ना तो सिर्फ कैश के साथ नहीं किया, कैश, गुड्स एंड बैंक बैलेंस, तीन एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैश है 1 लाख, गुड्स है 50,000 एंड बैंक बैलेंस 30,000। तो मतलब पापा ने आपको कैश दिया, गुड्स दिए और बैंक बैलेंस भी दिया। टोटल कैपिटल पापा ने कितनी दी? 1,80,000। ठीक है। और क्या चाहिए अपने पापा से? सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश 20,000। गुड्स खरीदे सुरेश से 20,000 थे, तो गुड्स तो आ गए 20,000, बट पैसे तो गए नहीं क्योंकि पेमेंट तो हम कर नहीं रहे, तो लाइबिलिटी आ गई और उसका नाम क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर आ गए 20,000 के। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन बन गई 1 लाख प्लस गुड्स हो गए अब 70,000 के प्लस 30,000 इज इक्वल टू के उस साइड 20,000 प्लस 1,80,000। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक 10,000। आपको कमीशन मिली लेकिन चेक से मिली, तो पैसे बैंक में आएंगे। ठीक है। और ये आपके लिए इनकम है, तो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, आपकी ओवरऑल जमा पूंजी बढ़ जाएगी। तो कमीशन आ गई और कैपिटल आ गई, तो ये हो गया न्यू इक्वेशन 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 40,000 हो गए बैंक में इज इक्वल टू 20,000 और 1,90,000। एक बार चेक कर लें कि ठीक कर भी रहे हैं या नहीं, इक्वल आ भी रहा है या नहीं। 1 लाख प्लस 70 170, 170 प्लस 40 210 और उधर भी कितना है 210। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 30,000। ये है मेन पॉइंट जो सुनना ध्यान से। 40 के गुड्स बेचे, तो गुड्स तो गए 40 के, लेकिन कितने में बेचे? 30 में, तो पैसा कितना आया? 30,000। अगर आप 40 के गुड्स 30 में बेच रहे हो, 40,000 के गुड्स 30,000 में बेच रहे हो, मतलब सस्ते में, तो आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान मतलब लॉस, और लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। रीजन, सामान गया 40,000 का और पैसा कितना आया? 30। 10,000 का कम आया, 10,000 कम आए तो नुकसान हो गया आपका। ठीक है। अब आपको डाउट आएगा सर बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी करेगा। ऑब्वियसली वो भी समझदार है। अगर 40 के गुड्स 30 में बेच रहे हैं तो मतलब वो गुड्स आउटडेटेड हो गए होंगे या थोड़े खराब हो गए होंगे। ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस से कम हो जाती है। तो 130 प्लस 30 प्लस 40 और इज इक्वल टू की उस साइड 20 और ये माइनस हो गए तो ये 180 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 लाख और ये भी हो गया 2 लाख। ठीक है। लास्ट पॉइंट, पेमेंट मेड टू सुरेश। सुरेश कौन है? हमारा क्रेडिटर जिसको हमने पे करने थे, बट बताया नहीं कितने पैसे पे करे, तो क्या मानूं, आधा या पूरा? जब कुछ बताया नहीं, मेंशन नहीं किया, तो हम ये मानेंगे कि हमने पूरे पैसे पे कर दिए। तो 20,000 का हिसाब था, तो लाइबिलिटी खत्म, और जब पेमेंट करी तो कैश गया। तो कैश गया और आपकी जो लाइबिलिटी थी वो अब खत्म हो गई। हिसाब क्लियर। तो न्यू इक्वेशन आ गई 1,10,000 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 180। ठीक है। चेक कर लें। 1,10,000 प्लस 30 दिस इज 140, 140 प्लस 140 180, उस साइड कितना है 180। ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बुक से करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। जो काउंटिंग क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, कंसेप्ट्स तो यही हैं, बट ये फॉर्मेट पूरा नहीं था। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर फॉर्मेट में करवाऊंगा। तो आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, और बुक का नाम है TS ग्रेवाल, TS ग्रेवाल। ठीक है।
अगर आप बुक परचेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी बुक अरेंज नहीं भी हो पाई तो भी कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसकी पिक आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।